पीसीएस जे की परीक्षा के लिए सिविल प्रोसीजर कोड एक महत्वपूर्ण विषय है। आमतौर पर इसे एक कठिन विषय माना जाता है, लेकिन किसी विषय की कठिनता तभी तक होती है जब तक कोई व्यक्ति उसे समझ न पाए। यदि तर्कपूर्ण ढंग से इसकी बनावट को देखा जाए और इसके उद्देश्यों के अनुरूप इसे समझा जाए तो इसकी कठिनता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और ऐसा हो जाने पर ही एक विद्यार्थी इस विषय पर पूरी पकड़ बना सकता है और इससे पूछे गए प्रश्नों का सम्यक उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए, किसी विषय को पढ़ने के लिए दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। हमें ये जानना होगा कि सीपीसी से किन किन प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम से यह स्पष्ट होता है कि इस कोड से न केवल प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः एक व्यक्ति को इसकी तैयारी करते समय तीनों दृष्टिकोण से इस विषय को पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, सब्जेक्टिव अप्रोच से, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा जिसका क्विक आंसर कर सके, इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले भारत में सन 1859 में 1859 में सीपीसी बनाई गई थी, लेकिन वह सिर्फ प्रेसिडेंसी न्यायालयों तक लागू थी और उस समय तक के रहने वाले सर्वोच्च न्यायालय पर। लेकिन उसके बाद सन 1862 में भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है और नई संहिता बनाई गई 1877 में, ताकि उच्च न्यायालयों पर लागू की जा सके। यानी पहली सीपीसी बनी 1859 में, दूसरी बनती है 1877 में। लेकिन उसमें बहुत सारी खामी होने के कारण उसे केवल 5 वर्षों के भीतर ही हटाना पड़ा और नई सीपीसी आती है 1882। इस प्रकार 1859 में पहली, 1877 में दूसरी और 1882 में तीसरी सीपीसी आती है। लेकिन 1882 की सीपीसी में भी बहुत सारी खामियां थी जो समय के साथ उजागर हुई, डिस्पोज हो गई, और इनके एक्सपोज होने पर 1908 में नई संहिता बनाई गई जो आज तक लागू है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि अब तक कुल 4 सीपीसी बनाई गई हैं, कुल 4 सिविल प्रक्रिया संहिताएं बनाई गई हैं। पहली 1859, दूसरी 1877, तीसरी 1882 और चौथी 1908। आज हमारे हाथ में और हमारे समाज में प्रचलित जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ये 21 मार्च 1908 को पास होती है और 1 जनवरी 1909 से अप्लाई होती है। इस प्रकार यह भारत में 1909 की 1 जनवरी से लागू हुई। अब हम यह देखेंगे कि यह संहिता भारत में कहां कहां लागू है। आज़ादी के बाद वर्तमान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में संसद की अधिकारिता रोक दी गई है। अतः सामान्यतः विधियां जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। यही नियम सीपीसी पर भी लागू होता है और इसकी धारा 1 में लिखा हुआ है कि यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर लागू होगी। लेकिन यह न केवल जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है, बल्कि जनजातीय इलाकों पर भी लागू नहीं है, और इस प्रकार यह नागालैंड और अन्य जनजातीय क्षेत्र जो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में वर्णित है में लागू नहीं है। इसको फिर से समझते हैं। सीपीसी भारत में 2 जगह को छोड़कर शेष पूरे भारत में लागू है। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर जो संवैधानिक कारणों से लागू नहीं है, और दूसरा जनजातीय इलाके। जनजातीय इलाकों में एक पूरा राज्य आता है नागालैंड, और शेष अनेक राज्यों के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है वो।
तो यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है और भारत के भीतर संविधान में घोषित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है। संविधान में घोषित जनजाति क्षेत्रों में नागालैंड पूरा राज्य आता है और अन्य जो क्षेत्र आते हैं तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, नागालैंड राज्य पर लागू नहीं है, अन्य जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है। अब हम सीपीसी को समझने के लिए इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी बनावट पर ध्यान दें ताकि हम समझ सकें कि इसका काम क्या है और कैसे काम करती है। पूरी संहिता 158 धाराओं में है जो 11 भागों में लिखी गई है और इस संहिता में एक अनुसूची है जो आदेशों में बांटी गई है जिसमें कुल 51 आदेश हैं। अतः सीपीसी को हम 2 भागों में रखते हैं। एक कहा जाता है इसके मौलिक प्रावधान, मूल भाग बेसिक प्रोविजंस, और एक कहे जाते हैं इसके आदेशात्मक प्रावधान, प्रक्रियात्मक भाग प्रोसीजरल प्रोसीजर, या उसको सप्लीमेंट्री प्रोविजन भी कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों मिला के संहिता का निर्माण करते हैं। धारा 2 खंड 1 क्लास 1 ऑफ सेक्शन 2 डिफाइंस सीपीसी द कोड, और उसके डिफिनीशन में संहिता की परिभाषा जो धारा 2 के खंड 1 में की गई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि संहिता में संहिता के मूल प्रावधानों के साथ साथ आदेश और उसमें उल्लिखित नियम भी शामिल है। इस प्रकार संहिता न केवल धाराओं में लिखे गए प्रावधानों से बनती है बल्कि आदेशों में उल्लिखित नियमों से भी बनती है। तो हम संहिता को 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं इसकी रूपरेखा समझने के लिए। एक धारा में लिखे गए प्रावधान और दूसरे आदेशों में लिखे गए प्रावधान। मोटा मोटा अंतर समझने पहले धाराओं में मौलिक बातें लिखी गई हैं, मोटी मोटी बातें लिखी गई, जैसे किसी निर्णय के विरुद्ध अपील कौन करेगा, किन आधारों पर करेगा, कहाँ करेगा, यह धारा के में लिखे प्रावधान है। लेकिन अपील कैसे करेगा, कितनी प्रक्रिया होगी, कैसे सुना जाएगा, न्यायालय क्या क्या फैसला करेगा, कैसे सुनवाई करेगा, ये सारी बातें आदेश में लिखी हैं। एक बहुत सहज उत्तर देते हैं आदेश और धारा के अंतर को समझने का। धारा 26 सेक्शन 26 ऑफ द कोड ये बताती है कि किसी वाद को कैसे दाखिल किया जाएगा। वह धारा एक लाइन में लिख देती है कि वाद पत्र संस्थित करके संस्थित किया जाएगा, वाद पत्र पेश करके वाद संस्थित किया जाएगा। अ सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। लेकिन वाद पत्र की प्रस्तुति पर कितनी सारी धाराएं चलती हैं, कितने सारे प्रावधान लागू होते हैं, इसको आप जब आदेश 1 से आदेश 8 तक पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि वो सारे आदेश मिल करके ये बताते हैं कि वाद किस तरीके से आएगा। खास करके आदेश 4, 6, 7 और 8, कम से कम ये 4 आदेश पढ़ना ही पड़ेगा कि वाद कैसे इंस्टीट्यूट होता है, कैसे कोर्ट तक वाद आ पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि धारा बड़ी मोटी मोटी बात लिखती है जबकि आदेश उसके भीतर की अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को लिखते हैं। इस प्रकार ये दोनों मिल करके संहिता को पूरा करते हैं। तो किसी व्यक्ति को इस संहिता पर समग्र नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि वह न केवल धाराओं को समझे बल्कि आदेशों को। लेकिन अगर हम एक साथ दोनों को देखना शुरू करेंगे तो उससे बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया इस प्रकार देखना ठीक नहीं है। पहली बार हमें क्या करना चाहिए, धाराओं को अलग देखना चाहिए और आदेशों को अलग देखना चाहिए। फिर दोनों को में समानता क्या है, कौन सी धारा से कौन सा आदेश अटैच्ड है, ये समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग पहले धाराओं की ओर चलते हैं। संहिता में कुल 158 धाराएं हैं और इन धाराओं को भागों में बांटा गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि सीपीसी में अध्याय नहीं लिखा हुआ, चैप्टर नहीं लिखा है, भाग लिखा है, पार्ट लिखा हुआ है। तो यह संहिता का मूल भाग जो है वो भागों में बटा हुआ है और भाग फिर धाराओं में बटे हैं। कुल कितने भाग हैं? कुल 11 भाग हैं। लेकिन भाग में पहली धारा की जो शुरुआत होती है वो धारा 9 से होती है, यानी भाग 1 धारा 9 से शुरू होता है, धारा 1 से नहीं। तो एक बात और जाननी होगी कि धारा 1 से धारा 8 किसी भाग की संख्या के नीचे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिकी बातें करता है, ये संहिता के बारे में और संहिता से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातों के बारे में बात करता है। अधिनियमन का एक तरीका ये भी होता है कि संहिता के बारे में जो उपबंध होते हैं, अधिनियम के बारे में जो उपबंध होते हैं, उसे किसी अध्याय विशेष में न रखा जाए। भारतीय संविदा अधिनियम में भी ये अपनाया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1 और 2 किसी अध्याय शीर्षक के अधीन नहीं है। खैर, एक विद्यार्थी को इससे कोई बहुत लगाव नहीं रखना है। ये तो अधिनियम करने वालों का
कार्य है और सोचने का उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वो अधिनियमन करते हैं। लेकिन चूंकि विद्यार्थी को अध्याय याद करना है, भाग संख्या याद करनी, इस नाते ये ध्यान देने वाली बात है। इट इज नोटेबल पॉइंट दैट सेक्शन 1 to 8 इज नॉट कवर्ड अंडर एनी पार्ट। पार्ट फर्स्ट इज बिगिंस फ्रॉम सेक्शन 9। तो हम धारा 1 से 8 तक कहेंगे प्रारंभ की, और भाग 1 से भाग 11 तक की जो धाराएं वो धारा 9 से 158 वो भागों की थी। हमें इन भागों को समझना है, क्योंकि धारा 1 से 8 तक प्रारंभ की संहिता के बारे में है, सामान्य संस्थानों के बारे में होंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग एक एक धारा का अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी संहिता को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम सारे भागों को देखेंगे। एक विद्यार्थी को 11 भागों का अध्ययन करना है, समझना है कि संहिता निर्माताओं ने इन भागों में क्या क्या लिखा। अगर हम इस पर दृष्टि डालें तो 2 तरह की प्रक्रिया आपको मिलेगी। एक होती है कि प्रारंभिक न्यायालय में कोई मामला आया, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, न्यायालय के उस निर्णय का एक्सक्यूशन हो गया, निष्पादन हो गया, ठीक, और उससे जो असंतुष्ट है वो ऊपर के न्यायालय में या उसी न्यायालय में पुनर्विलोकन में आ गया। यानी हम पहले उन विषयों को 2 भागों में बांट लें अपनी ओर से, जो किसी प्रक्रिया के हिस्से हो सकते हैं। एक आरंभिक मामले में, आरंभिक न्यायालय में मामला ले आना, न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना और निर्णय का निष्पादन, और दूसरा उस निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही। बहुत ध्यान से यह याद करने वाली बात है कि भाग 1 और भाग 2 आरंभिक न्यायालय द्वारा में वाद लाया जाना और उसका निर्णय, एवं भाग 2 उसके निष्पादन से संबंधित है। हम फिर बीच के भाग छोड़ दें, 3, 4, 5, 6, ये 4 भाग हम बीच में छोड़ें। 7 में अपील है और 8 में निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षा। 7 में अपील, 8 में रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। इस प्रकार भाग 1 और 2 में आरंभिक न्यायालय में वाद का लाया जाना, उसके द्वारा निर्णय दिया जाना और निष्पादन, और भाग 7 और 8 इनमें उस न्यायालय द्वारा, निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की विरुद्ध कार्यवाही है। यानी मोटे मोटे हम इन 4 अध्यायों को इस प्रकार याद कर सकते हैं। किसी मामले को न्यायालय में लाया जाना, उस न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण और उसके विरुद्ध कार्यवाही। उसके विरुद्ध कार्यवाही में अगर हम अपील में जाते हैं तो भाग 7 है, अन्य किसी कार्यवाही में जाते हैं तो भाग 8 है। एक विद्यार्थी को 11 भागों में से भाग 1, 2, भाग 7, 8 2 टुकड़े में करके ये 4 भाग उसको याद हो गए। अब ध्यान देना है कि उसके पास एक जगह 4 भाग बचे हुए हैं, 3, 4, 5 और 6, और फिर बाद में 9, 10, 11 बचा हुआ है। इन भागों को कैसे याद करें? तो 3, 4, 5 और 6 किसी भी मामले में विशेष प्रक्रिया जो अपनाई जा सकती है, जरूरत पड़ सकती है, उनकी चर्चा करते हैं, या कुछ विशेष मामले होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे हर एक मामले में कमीशन नहीं जारी होता है, जरूरत पड़ेगी तो जारी किया जा सकता है, नहीं जरूरत पड़ने पे नहीं जारी किया जाएगा। हर एक मामले में प्रतिवादी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ भी सकती है। हर मामले के पक्षकार आपस में सुलह करने को तैयार नहीं होते हैं, न्यायालय के बाहर कार्रवाई के निस्तारण के लिए सहमत नहीं होते हैं, सहमत हो भी सकते हैं किसी मामले में। तो अगर किसी मामले में सहमत हो रहे हैं तो ये विशेष कार्यवाही है। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 और 2 न्यायालय में आने की सामान्य कार्यवाही, न्यायालय के द्वारा निर्णय की सामान्य कार्यवाही, न्यायालय के द्वारा निर्णय के निष्पादन की सामान्य कार्यवाही की बात कर रहे थे। और हमने अध्यापन के दौरान क्या बताया कि उनको आप पूरा मान लीजिए और फिर फौरन आप चले जाइए 7 और 8 में निर्णय की विरुद्ध कार्यवाही में। लेकिन जो मूल कार्यवाही होती है उसके दौरान भी किसी कार्यवाही की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत के मुताबिक। तो अगर कोई विशेष कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तो वह कार्यवाही संहिता निर्माताओं ने भाग 3 से लगाए भाग 6 में लिखा है। अब इनकी चर्चा अलग अलग हम बाद में करेंगे। इस प्रकार एक विद्यार्थी ने क्या क्या समझ लिया, भाग 1 और 2 आरंभिक न्यायालय में मामले का लाया जाना, न्यायालय द्वारा निर्णय और निर्णय का निष्पादन। मामले का लाया जाना और निर्णय भाग 1 में, उसका निष्पादन भाग 2 में। इसके बारे में जो सामान्य प्रक्रिया उसकी चर्चा करते हैं। भाग 3 से भाग 6
ऐसे मामलों के निपटाने के दौरान अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया की बात करते हैं, चाहे वह प्रक्रिया विशेष मामले की विशेष प्रकृति के अनुसार अपनाई जाए अथवा वह किसी वजह से विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत हो। 7 और 8 उसके विरुद्ध कार्यवाही की बात करते हैं। तो हम भाग 1 से 8 तक को अब 3 मोटे मोटे भागों में बांट पा रहे हैं। भाग 1 और 2 आरंभिक न्यायालय में मामले के लाए जाने, उसके निपटाने और उस मामले के निर्णय के निष्पादन की सामान्य प्रक्रिया। मामले की सुनवाई से निष्पादन के दौरान कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जानी होगी तो वो भाग 3 से भाग 6 तक में लिखे। और प्रथम न्यायालय की विरुद्ध अपील या द्वितीय न्यायालय की विरुद्ध अपील जो है वो भाग 7 में, और अन्य कोई उसके खिलाफ कार्रवाई भाग 8 में। हम 3 टुकड़े में बांट दिए, भाग 1 और 2 एक टुकड़े में, 3 से 6 दूसरे टुकड़े में, 7 और 8 एक टुकड़े में। अब 9, 10, 11 जो बच रहे हैं, यह समझने वाली बात है। पहले तो आज के समय में विद्यार्थी को यह ध्यान देना है कि भाग 9 अप्रासंगिक हो गया है। भाग 9 आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाग 9 उन उच्च न्यायालयों की बात करते हैं जो न्यायिक आयुक्त के क्षेत्र के उच्च न्यायालय नहीं है। तो न्यायिक आयुक्त के क्षेत्र के उच्च न्यायालय नहीं है, यह विशेष बात तब होती थी जब उच्च न्यायालय 2 वर्ग में होते थे। कुछ उच्च न्यायालय आयुक्त के क्षेत्र में आते थे, कुछ नहीं आते थे। वह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब उसका कोई मतलब नहीं। इस नाते भाग 9 आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता, उसको आप भूल जाइए। भाग 11